Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to study management of receivables. Now students, ये receivables होता क्या है? तो students, whenever there is sales, जब भी सेल्स होता है तो सेल्स या तो कैश सेल्स होता है या फिर क्रेडिट सेल्स. जब कैश सेल्स होता है तो पैसे हमको फ़ौरन मिल जाते हैं, ओके. Therefore there no receivables are created. लेकिन जब क्रेडिट सेल्स होता है तो पैसे हमको बाद में मिलने वाले रहते हैं, तो वहाँ रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाता है. अब स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा? हर बिजनेस में आप कैश सेल्स भी देखते हो और क्रेडिट सेल्स भी देखते हो. तो कैश में तो पैसे फ़ौरन मिल जाते हैं, तो फिर क्रेडिट सेल्स क्यों? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर क्रेडिट सेल्स नहीं रहेगा तो फिर सेल्स जो है वो कम होगा. जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देते हैं उतना ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ होता है. तो जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड उतना ज़्यादा सेल्स और उतना ज़्यादा प्रॉफिट. बट स्टूडेंट्स, क्रेडिट पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए. अब ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही अभी मैंने बोली, ज़्यादा तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो फिर ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादा क्रेडिट सेल्स होगा, अगर हम उनको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे तो फिर वहाँ पे बैड डेट्स के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग, उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा फंड जो है वो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे. ठीक है, फंड्स का ब्लॉक होना यानी कि अगर हम उसको कहीं और वही पैसे अगर मिल गए होते और अगर हम कहीं और उसको इन्वेस्ट करते तो हम और रिटर्न्स ले पाते थे. यस और नो? सो स्टूडेंट्स, दैट ओनली कि फिर कितना होना चाहिए, कितना क्रेडिट पीरियड हमारी कंपनी के लिए सही होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्या बेनिफिट होगा? तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम क्या करेंगे? जैसे क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर ज़्यादा होता है तो नुकसान भी होते हैं. नुकसान क्या? तो कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज़ होता है और कॉस्ट ऑफ फंड जो है ब्लॉक हो जाते हैं. उससे जो हमारा रिटर्न मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक. तो दो मेन खर्चे बढ़ जाते हैं अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ जाएगा. तो क्या खर्चे हो गए वो? फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट, बैड डेट्स बढ़ जाएगा. सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड, हमारे पैसे फंसे रह जाएंगे और उनके फंसने की वजह से उसका जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ, मतलब जो उसका रिटर्न मिलने वाला था वो हमको नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड. तो वो दोनों खर्चे हमारे हो जाएंगे, राइट. तो स्टूडेंट्स, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ पे वो जो भी प्रॉफिट क्या, जितना सेल्स बढ़ेगा, जो इंक्रीमेंटल सेल्स की वजह से जो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें से हम ये जो हमारे खर्चे हैं उसको माइनस करेंगे. फिर देखेंगे अगर हमारा जो है प्रॉफिट इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो रहा है, दैट मीन्स दैट क्रेडिट पीरियड इज़ गुड फॉर द कंपनी, अदरवाइज नॉट. Okay, you will understand in a more proper way. We are going to do one problem, practical problem. Okay, see, first, as I told, increase in credit period will lead to increase in sales and profit, increase in sales and ultimately profit. ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया. यही दोनों को हम कंपेयर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी, फाइंड आउट द बेस्ट क्रेडिट पीरियड. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड, इंक्रीज in credit period will also lead to, दो खर्चे भी बढ़ जाएंगे. क्या खर्चे हो गए? पहला हो गया हमारा क्या? कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड. हमारा पैसा फंसा रह जाएगा डेटर्स में,
इन कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। ओके, तो ये कितना पैसा, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जैसे कि दो चीज़ें, कॉस्ट ऑफ फंड्स, पहला तो फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, उसका कितना कॉस्ट है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते टाइम फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, हम दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। पहला हम कैलकुलेट करेंगे फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेटर्स है हमारा, उसको हम कॉस्ट पे लेंगे। ओके, हम लिखेंगे इट इज़ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स नहीं लेंगे, वैसे हम तो सेल्स, डेटर्स तो सेल्स का पार्ट होता है, बट यहाँ पे हम उसका कॉस्ट लेंगे। ओके, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू जो भी हमारा जो है क्रेडिट पीरियड है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। 365 हुआ अगर डेज में है, तो मंथ में हुए तो 12, वीक में है तो 52। ओके, उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब इसका कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, ये कैसे फाइंड होगा? तो इट इज़ सिंपल, जो भी हमारा आएगा फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स का आंसर आएगा, उसका हमको इंटरेस्ट रेट जो है दिया रहेगा इनटू रेट ऑफ रिटर्न। हमको रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा इतना नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो एक खर्चा तो अगर हमारा सेल्स क्रेडिट पीरियड अगर इंक्रीज होता है तो पहला खर्चा है हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हमारे बढ़ जाएंगे, यानी क्योंकि हमारा जो है क्रेडिट पीरियड हमने बढ़ा दिए तो हमको जो है उनको कलेक्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लग जाएगा, अकाउंटेंट वगैरह लग जाएंगे, वो सब आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। ओके, ओके, सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। हम अभी एक जो है सम करके देखेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट। Students, so here see we have a problem. XYZ Corporation is considering relaxing its present policy and is in the process of evaluating two alternative policies. Currently, the firm has annual credit sales of rupees 50 lakhs and accounts receivable turnover ratio 4 times a year. The current level of loss is due to bad debts of rupees 1,50,000. The firm is required to give a return of 25% of the investment in new accounts receivable. The company वेरिएबल कॉस्ट है 70%, वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया है 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस, गिवन द इंफॉर्मेशन विच इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, देन हमको दिया है एनुअल क्रेडिट सेल्स, प्रेजेंट पॉलिसी अभी कितना सेल्स हो रहा है 50 लैक्स, हम थोड़ा क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं तो हमारा 60 लैक्स तक सेल्स होगा, सेकेंड ऑप्शन है 67,50,000 तक होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज गिवन, एक है प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से 4 टाइम्स, यानी हम ये 50 लाख जो है हमको 4 बार में मिलते हैं, 60 लैक्स अगर हमको मिलेंगे तो 3 बार में मिलेंगे, और 67,50,000 मिलेंगे तो 2.4 टाइम्स में हमको मिलेंगे। ओके, यानी 4 बार में मिलेंगे, साल में 4 बार में मिलेंगे। तो अगर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट्स हम देखें तो यानी हमारा क्रेडिट पीरियड कितने मंथ का होगा? देखो 12 का मंथ होता है, ठीक है, उसमें से हर 4 महीने बाद हमको पैसे मिलेंगे, 4 टाइम मिलेंगे साल में, यानी हर 3 महीने पे हमको पैसे मिलेंगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्रेडिट पीरियड कितने मंथ का है? 3 मंथ्स का है। ओके, सेकंड में क्या लिखा है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, यानी 3 बार हमको पैसे मिलते हैं, यानी हर कितने महीने बाद से 3 बार मिलते हैं, यानी 12 महीने में से डिवाइडेड बाय 3 बार मिलते हैं, यानी हर 4 महीने बाद पैसे मिलते हैं। और थर्ड ऑप्शन में हमको बोला गया है कि
2.4 टाइम्स हमको पैसे मिलते हैं। कितने टाइम मिलते हैं? 2.4 टाइम्स। तो अगर 12 डिवाइडेड बाय 2.4 टाइम्स, यानी यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 5 मंथ्स का है, हर 5 मंथ्स बाद हमको पैसे मिलते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो के को लेकर हमने क्या किया, हमने क्रेडिट पीरियड फाइंड किया। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्रेडिट पीरियड कितना आया? 3 आया। सेकेंड ऑप्शन में हमारा क्रेडिट पीरियड 4 आया, और फिफ्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में हमारा क्रेडिट पीरियड 5 आया। ठीक है। देन हमको बैड डेट्स लॉसेस दिए हैं 1,50,000, 3 लाख और 4,50,000। सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। ओके, तो यहाँ पे हम अपने कॉलम्स बना लेते हैं। इधर मैं लिखूँगी पर्टिकुलर्स। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना है कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो ये है, हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट पॉलिसी। ये हमारा पॉलिसी 1 और ये पॉलिसी 2। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इसमें कितना दिया है? हमारा दिया है 50 लाख, 60 lakhs and it is 67,50,000, right? So I will write here, पहला कितना है 50 lakhs, then it is 60 lakhs and it is 67,50,000 लेस। हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। ओके, अगर हमको फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया होता तो माइनस करते, अदरवाइज हम ऐसे ही कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिफरेंस होता है वो सेम ही आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50 lakhs का 70%, तो मैं लिखूँगी 50 lakhs का 70% वेरिएबल कॉस्ट इज़ 35 lakhs। 35 lakhs। यहाँ पे 60 lakhs का 70% कितना आएगा? 60 lakhs का 70% आ रहा है 42 lakhs। ओके, देन इसमें 67,50,000 का 70% 47,25,000। ओके, तो हमको क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब कंपेयर करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि किसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि किसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। इस केस में तो हमको फिक्स कॉस्ट दिया ही नहीं है, लेकिन अगर दिया होता और नहीं भी लिखते तो भी सेम ही आंसर आता। क्यों? क्योंकि तीनों भी ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, तो इसके कम करने या इंक्रीज़ करने से कुछ जो है सेल्स के इंक्रीज़ और कम होने से कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही करेंगे मोस्टली। तो 50 lakhs माइनस 35 lakhs 15 lakhs हो रहा है। 60 माइनस 42 कितना हो गया? 18 lakhs हो गया। और 67,50,000 माइनस 47,25,000 कितना आ रहा है हमारा? 20,25,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स। 2 खर्चे हैं हमारे क्रेडिट पॉलिसी के वजह से। ओके, कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स। तो कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स देखो हमको यहाँ पे दिया है, इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक 1,50,000, 3 lakh and 4,50,000। सो आई विल राइट डायरेक्टली 1,50,000। ओके, 1,50,000, then here I will write 3 lakh, I will write 3 lakh, then here it is 4,50,000,
50,000। दो खर्चे स्टूडेंट्स क्रेडिट पॉलिसी के थे, कौन से दो थे? एक कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स, दूसरा था कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड। तीसरा भी था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो हमको देगा क्वेश्चन में तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज नॉट। सो द सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड के लिए पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फंड्स कितने ब्लॉक्ड हैं। फंड्स ब्लॉक्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो फंड्स ब्लॉक्ड हमने अभी जैसे दिए थे कि फंड्स ब्लॉक्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है फंड्स ब्लॉक्ड इज इक्वल टू कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू क्रेडिट पेड। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी आप एक ही फॉर्मूला को लेके चलो, ओके, डिवाइडेड बाय 12। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखो 35 लैक्स क्या है? कैश कॉस्ट है सेल्स का, ठीक है। तो 35 लैक्स इनटू हमने क्रेडिट पीरियड निकाले थे, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हुए मैंने यहाँ पे लिखती थी, इसका क्रेडिट पीरियड 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। कैसे? क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 है। अगर हम साल में 4 बार कलेक्ट करते हैं, यानी कि हर कितने मंथ पे कलेक्ट करते हैं, कितने महीने का टाइम देते हैं उनको? 3 मंथ्स का। इसका आता है 4 मंथ्स का, इसका आता है 5 मंथ्स का। सो आई विल राइट हियर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना हमारा आता है फंड्स ब्लॉक्ड? 35 lakhs into 35 lakhs into 3 divided by 12, कितना आ रहा है हमारा? 8,75,000। ये तो हमारा पैसा फंसा है, इसके वजह से हमारा रिटर्न जो मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है, वो हमारा जो है खर्चा हो रहा है या उसको हम कॉस्ट समझ रहे हैं। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना था? कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड, कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड यानी कितना आ जाएगा? ये पैसा फंस गया है, इस पे जो हमको 25% रिटर्न मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, वो हमारा कॉस्ट हो गया, इंटू 25%, 218,750। सिमिलरली वी विल सॉल्व द अदर टू ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा कितना है? सेल्स है हमारा 60 लैक्स, सॉरी हमारा कैश कॉस्ट है 42 लैक्स, 42 लैक्स इंटू 4, यहाँ पे हमारा क्रेडिट पेड 4 आया था, डिवाइडेड बाय 12। तो इसका कितना आ रहा है? 42 लैक्स इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, इसका आ रहा है 14 लाख। 14 लाख पे कितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए था जो नहीं मिलेगा? 14 लाख का 25%, 14 लाख का 25% निकालते हैं, 3,50,000। ओके, देन लास्ट वन हमारा कितना है? सेल्स, तो ये है 47,25,000 इंटू इसको ये कितना है? इसका क्रेडिट पेड 5 आया था, डिवाइडेड बाय 12, इसको भी निकाल लेते हैं। 47,25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, इसका आ रहा है 1,96,8,750, 1,96,8,750। तो 1,96,8,750 के पीछे कितना रिटर्न मिलने वाला था जो अब नहीं मिलेगा? इंटू 25%, तो उसका आ रहा है 4,921,875, 4,921,87, 4,921,87.5। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग ये कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड भी हमारा आ गया। पहले वाले का कितना आया है? 218,750। सेकेंड वन का कितना आया है? 35,000, सो इट इज़ 3,50,000। एंड थर्ड वन का कितना आया है? 4,921
2187.50. So we get हम इसको लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलेंगे हम, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है अभी, राइट। सो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। देखो 15 लाख कंट्रीब्यूशन आया था, 15 लाख में से फिर माइनस करेंगे 15 लाख माइनस 1,50,000 माइनस, sorry, it is 15 lakh minus 1,50,000 minus 218750. तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 1131250. नेक्स्ट वन का कितना आ रहा है? 18 लाख माइनस 3 लाख, ओके, देन माइनस 3,50,000. तो हमारा कितना आंसर आ रहा है? 11,50,000. नेक्स्ट वन का 20,25,000 माइनस 4,50,000 माइनस 492187.5. तो इसका आ रहा है 1082812, 1082812.5. एक मिनट, फर्स्ट वन हम ज़रा वापस से देख लेते हैं जिसके लिए 15 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 218750, 1131250. ओके, सो हमारा देखो सबसे ज़्यादा किस में बेनिफिट, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा आ रहा है पॉलिसी ऑप्शन 1 में, इसमें 11,31,250 है, और पॉलिसी ऑप्शन 1 में 11,50,000 है, सेकंड पॉलिसी ऑप्शन में 10,82,250 है। यानी हमारा कौन सा आंसर बेस्ट है? 11,50,000, यानी जिसमें हमारी क्रेडिट पीरियड कितनी है? 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की है। ओके, थैंक यू।